देश में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार बन चुकी है, लेकिन इसी दरमियान आप सभी को बता दें कि सरकार बने हुए भी हाल ही में 3-4 दिन ही हुए और इस बीच पिछले 60 घंटे के अंदर देश में 3 आतंकी हमले हुए। ये तीनों आतंकी हमले जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिले। आपको बता दें कि 9 तारीख की शाम को 6:15 बजे रियासी के अंदर जम्मू कश्मीर में बस के ऊपर हमला हुआ। इसके बाद में 11 जून की रात कठुआ में 2 आतंकियों ने घर में घुसने की कोशिश की और फायरिंग करी। इसके बाद में 12 जून को डोडा में जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस चेक पोस्ट के ऊपर फायरिंग की गई और ये तीनों ही घटना बेहद ही गंभीर हैं। इसको लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो इसी पर आज ज़्यादा जानकारी के लिए और चर्चा करने के लिए हमारे साथ में स्टूडियो के अंदर कर्नल देवानंद गुर्जर मौजूद हैं। कर्नल साहब, आपका स्वागत है। कर्नल साहब, इस पूरे मामले को आप सबसे पहले तो बताइए कि किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि एक तरफ सरकार बनी और सरकार बनने के बाद में ही 3 आतंकी हमले। जी, सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमले हो रहे हैं, मैं इनमें जिन की मौत हुई है उन सब के लिए मैं मेरी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा और उनको भरोसा दिलाना चाहूँगा कि देखिए, ये देश के लिए एक संकट की घड़ी है, इसका मुकाबला हम सबको मिलकर करना होगा। जहाँ तक इन तीनों हमले का सवाल है, जैसा आपने सही कहा पुलकित जी की एक तरफ हमारी प्रधानमंत्री और कैबिनेट की शपथ चल रही थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित ISI और सेना के द्वारा ये हमले करवाए गए बस के ऊपर, जो एक साफ तौर पे सोची समझी रणनीति है और उस रणनीति के तहत पाकिस्तान ने कार्रवाई की है। बिल्कुल, इस कार्रवाई में कोई भी संदेह नहीं है कि पाकिस्तान का हाथ है और मैं तो ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान एकमात्र यूक्रेन की तरह वो कंधे का इस्तेमाल हो रहा है, हो सकता है इसमें और बड़ी ताकतों का भी हाथ हो जो देश को ये संदेश देना चाहता है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो कोई भी इस प्रकार की हरकत ये नहीं चाहती है कि देश के अंदर शांति बरकरार रहे और एक स्थिर सरकार वापस बने। उन्होंने पूरी कोशिश की चुनाव के दौरान में, जिस प्रकार से आप सबको ज्ञात है, लेकिन वो सफल नहीं हुए और फिर भी मोदी जी की सरकार को आना पड़ा। जब मोदी जी शपथ लेने जाते हैं तो उनको फिर भी बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने ये हादसा किया। अब इसके अंदर 2-3 बिंदु निकल के आते हैं। ये हमला पहले के हमले से अलग कैसे है? बिल्कुल कर्नल साहब, क्योंकि इस हमले के अंदर बताएं कि 3 हमले 60 घंटे के अंदर हुए हैं जी। और इसमें बड़ी बात यह है कि आखिरकार सरकार को अब क्या करना चाहिए और क्या कदम उठाने चाहिए। मैं उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा बिल्कुल जी, कि जो हमला हुआ है ये पुराने हमलों से अलग कैसे है। बिल्कुल, देश को पता होगा 2008 के अंदर देश के दुश्मनों ने पाकिस्तान के साथ मिलकर के या पाकिस्तान की ISI आर्मी ने मुंबई जो हमारी आर्थिक राजधानी थी उस पर हमला किया। मकसद ये था कि देश की जो आर्थिक व्यवस्था सुधर रही थी उसको खराब करना। पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। 2014 के अंदर जब चुनाव का समय आया तो उन्होंने जम्मू कश्मीर पंजाब के इलाके में कई जगह बम ब्लास्ट करवाए। 2019 का वक्त आया तो उस समय हम सबको पता है कि बालाकोट का हमको कार्रवाई करनी पड़ी और पुलवामा का हमला किया। बिल्कुल, पुलवामा का हमला उन्होंने उस समय किया जब चुनाव का दौर चल रहा था और उन्होंने देखा कि इससे देश के अंदर चुनाव प्रभावित होंगे और यहाँ पर बिल्कुल शांति भंग हो जाएगी। पर देश ने जवाब दिया और उसका जवाब मोदी जी ने जब जीत करके आए सर्जिकल स्ट्राइक से बिल्कुल सही दिया। हमने हमारे देश की पाकिस्तान की सीमा में घुस करके उन आतंकियों के कैंप्स को बर्बाद किया। ये बहुत सही फैसला था। लेकिन इस बार जो हुआ है पुलकित जी, पिछली बार सेना के लोगों को टारगेट बनाया था, इस बार निहत्थे नागरिकों को, महिलाओं को, एक तो मात्र 4 साल का बच्चा है जिसको उन्होंने गोलियों से भून दिया, राजधानी जयपुर का। हाँ, वो भी हमारे जयपुर का। अब ये जो हादसा हुआ, मैं इसको देखता हूं जिस प्रकार से हमास ने थोड़े दिनों पहले अक्टूबर के महीने में इजराइल के ऊपर हमला किया था, वहां भी इसी प्रकार का हमला हुआ था। अब मैं ये नहीं कह सकता कि इजराइल की तौर पर हमको उनको बर्बाद करना चाहिए, पर मेरा ये मानना है कि अब इस हमले की ग्रेविटी को समझते हुए कोई भी देश की सरकार हो, एक तरीके से हमें पूरा यकीन है मोदी जी हैं तो फैसला वो ऐसा करेंगे। पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक का किया था, देश खुश था। मैं मानता हूं इस बार सर्जिकल स्ट्राइक होगी, हमला होगा, लेकिन एक मेरी एडवाइस है, क्योंकि देखिए ये जो उग्रवाद की जो जड़ें हैं, हम सबको पता है कि पाकिस्तान आज के दिन टेररिज्म की फैक्ट्री है। वहां पर मदरसों के मार्फत जिस प्रकार के वो उनको रेडिकलाइजेशन किया जाता है, आप 30 उनके टेररिस्ट मारोगे, वो 300 तैयार लेके बैठे हैं। उस स्थिति के अंदर मेरा ये मानना है कि अब हमारे पास हमें उग्रवादी जो इनके संगठन जिम्मेवारी लेते हैं
वो जिम्मेवारी मात्र हमको लगता है गुमराह करने के प्रयास है। जो असली जड़ है वो है आईएसआई और पाकिस्तान की सेना। अब हमारे देश को तय करना पड़ेगा कि हमें अगर हमला करना है और अगर नुकसान पहुंचाना है तो आईएसआई और पाकिस्तान की सेना उनके हेडक्वार्टर को बर्बाद करो या उनके आईएसआई हेडक्वार्टर को बर्बाद करो, ये करना होगा। इसके अन्यथा और कोई चारा नहीं है। दूसरी बात, यहां पर ये लड़ाई सिर्फ सेना की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश की है। आप सबको पता है 9 तारीख को जब शपथ ली जा रही थी, एक तरफ पाकिस्तान के दरिंदों द्वारा हमारे निर्मम हत्याएं कर दी गई थी हमारे तीर्थ यात्रियों की, और उसी साथ साथ एक पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच चल रहा था जिसके अंदर देश उसमें ऐसे खुशियां मना रहा था जब जीत हुई, पटाखे चला रहा था जैसे कि कुछ देश में हुआ ही नहीं है। ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी। यहाँ पर बहुत कुछ हो चुका है और मैं ये चाहूंगा कि देश खुद बहिष्कार करे, स्वार्थ से ऊपर उठे, अपने एक क्रिकेट मैच के उस थोड़े से समय के लिए, इंटरेस्ट के लिए आप देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। कर्नल साहब, ये बात बिल्कुल सही है। करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को करना पड़ेगा और ये समय आ गया जवाब देने का। बिल्कुल कर्नल साहब, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि दोनों पार्टियां जितने भी हमारे यहाँ पे शहीद होते हैं इन आतंकी हमलों के अंदर, उन दोनों पार्टियों, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वह लगातार दबाव बनाती हैं मुआवजे को लेकर के। कोई पार्टी कहती है 50 लाख दे दो, कोई कहती है 1 करोड़ दे दो, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार पे सहमति बनती हुई नजर नहीं आती। तो क्या इसके ऊपर कानून बनना चाहिए कि अगर आम नागरिक है, उसकी मृत्यु होती है तो उसको इतना पैसा मिलना चाहिए, कोई सेना के अंदर है, उसकी मौत होती है तो उसे इतना पैसा मिलना चाहिए? देखिए पुलकित जी, आपका बहुत एक अच्छा सवाल है जो देश के सामने चल रहा है। आपने कल देखा राजस्थान में किस प्रकार से सड़क के ऊपर लोग सिर्फ धरना दे रहे थे। बिल्कुल, मुझे दुख उसमें कम नजर आ रहा था, ज्यादा लग रहा था कि हमें इतना मुआवजा दे दो, बिल्कुल, हमें नौकरी दे दो, हमें ये दे दो। अच्छी बात है, जिसके साथ गलत होता है मैं मानता हूं, उनको मिलना भी चाहिए। लेकिन मेरी सबसे पहली गुजारिश है पुलकित जी, देश को यहाँ ये बता दूं, आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो हादसा हुआ है ये उग्रवादियों ने हमला किया था। पर मैं हिंदुस्तान के नागरिकों को बताऊं, 2003 के अंदर हिल काका का एक ऑपरेशन किया था। उस दौर में मैं भारतीय सेना का कमांडिंग ऑफिसर हुआ करता था, मेरी 9 बिहार बटालियन का। और मैं बता दूं कि वहां पर भारतीय सेना के कहने पर 35 गुर्जर बकरवालों ने हिल काका में मिलिटेंट्स के साथ, हथियार के साथ लड़ाई लड़ते लड़ते अपने जीवन का बलिदान दिया था। और मैं आपको बता दूं, उन 35 के लिए भारतीय सेना ने मेमोरियल बनाया है। पर आज तक जम्मू कश्मीर की सरकार, मैं पिछले 10 वर्ष से ये आंदोलन कर रहा हूं कि उन जिन्होंने सेना के साथ मिलकर के लड़ाई लड़ी थी उनको एक शहादत का दर्जा दिया जाना चाहिए, उनके परिवार को अनुकंपा नौकरी दी जानी चाहिए, और जो एक अधिकार आप सैनिक वर्दी वाले को देते हैं उसको भी देना चाहिए, क्योंकि वो उग्रवादियों से लड़ा था। इन कश्मीर की सरकार और भारत की सरकारों ने 2003 से लेकर के आज तक किसी ने फैसला नहीं किया। बिल्कुल, मैं देश से आग्रह करूंगा, मोदी जी आपसे आग्रह करूंगा, आपके भी 10 साल प्रधानमंत्री के हो चुके हैं, आपसे भी ये चूक हो रही है कि अब समय आ गया है कि कोई भी नागरिक भारतीय सेना के साथ बंदूक से अगर मिलिटेंट से लड़ाई लड़ता है, जिस प्रकार से इनको डिफेंस कमेटी कहा जाता है कश्मीर के अंदर, उनको शहादत का दर्जा देना चाहिए, उनको पूरे अधिकार मिलने चाहिए, उनके परिवार को अनुकंपा नौकरी मिलनी चाहिए। पहला सवाल। रही बात जो दूसरे ऐसे हादसे, टेरर अटैक्स, जहां पर निर्दोष लोगों को उग्रवादी मार देते हैं या कोई आईडी ब्लास्ट में उनका कोलेटरल डैमेज होता है, इसके ऊपर भी आज तक देश के अंदर कोई कानून नहीं है। मेरा ये मानना है कि ये कानून बनना चाहिए। जिस प्रकार सैनिकों के लिए कानून है, उसी प्रकार सैनिकों की मदद करने वाले सिविलियन के लिए कानून होना चाहिए। इसी प्रकार सैनिकों के ऑपरेशन के दौरान या मिलिटेंट ने मार दिया, अगर सिविलियन की हत्या होती है उसके ऊपर भी कानून होना चाहिए, सबका डिसाइड किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए, एक सीएम कहता है मैं 1 करोड़ दूंगा, एक कहता है मैं 50, क्यों अपने घर के पैसे दे रहे हैं क्या? ये बिल्कुल पब्लिक के पैसे की बर्दर बांट करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं नहीं मिलना चाहिए, पर किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं होना चाहिए। मर्जी आई तो दे दी, अगर एक आदमी 1000 आदमी धरने दे दे। पंजाब में क्या हुआ है साहब, मैं कहना नहीं चाहता हूं, पर पंजाब में हमारे प्रधानमंत्री के हत्यारे के बेटे को आज एमपी का चुनाव जीता है, तो जिन लोगों ने वोट दिया है मैं उनकी मानसिकता पे भी सवाल उठाना चाहूंगा। क्या आप चाहते हैं कि इस तरह हमारे प्रधानमंत्री के हत्यारों को आप वोट दे करके उनको जस्टिफाई करें? इसलिए मैं कहता हूं तीनों कैटेगरी में अलग अलग कानून बनाओ, सैनिक के लिए,
जो सैनिक के साथ लड़ाई लड़ता है उसके लिए, तीसरा जो कोलेटरल इस तरह की टेररिज्म वाला हरकत होती है। अब ये कानून बनाना जरूर किया पुलकित जी। मैं बता दूं कश्मीर में पिछले 40 वर्ष के अंदर करीब 1.5 लाख नागरिक और सैनिकों की हत्या हो चुकी है। बिल्कुल। तो क्या उनको जिनकी पहले हुई, अब कल हमने यहाँ धरना दिया तो सरकार ने 55 लाख बांट दिया। कोई पैमाना है आपका, कोई कानून है, या सिर्फ दबाव की राजनीति के अंदर ये इस तरह का? फिर कहते हैं नौकरी। अरे नौकरी तो राजस्थान के अंदर मैं आपको बता दूं वो वीरांगनाएं ठोकरें खा रही हैं, उनको भी नहीं देते हैं। तो ये कानून पुलकित जी बनाना चाहिए देश को, अब देश की जरूरत है और मुझे पूरी उम्मीद है नरेंद्र मोदी जी ये काम जरूर करेंगे। कर्नल साहब बिल्कुल इस पे कानून बनना चाहिए, लेकिन सवाल यहाँ पे अभी हाल ही में उठ के आया कि कश्मीर के जो नेता हैं फारूक अब्दुल्ला, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। तो क्या पाकिस्तान से सही में बातचीत होनी चाहिए या फिर सीधा हमला कर देना चाहिए? पुलकित जी मैं यहाँ एक बात बताना चाहूंगा कि देखिए इस बार चुनाव के अंदर जो मैं समझ पाया एक नागरिक के नाते, एक सैनिक के नाते, वो ये है कि इनका विरोध किसी से नहीं, इनका विरोध भारत से है। बिल्कुल। कि भारत के अंदर स्थिर सरकार नहीं आए, भारत जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस की ओर जा रहा है, जो ये अपनी बड़ी आर्थिक ताकत बन रहा है, जिस प्रकार से अपने देश के अंदर बदलाव आ रहा है उसको वो नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। और दुनिया चाहती है। हाँ मैंने बताया ना कंधा पाकिस्तान का, जिस प्रकार से यूक्रेन के साथ कंधा यूक्रेन का है, अमेरिका और पूरे नाटो मिलकर रूस से मरवा रहे हैं और मुझे लगता है ये पाकिस्तान को मरवाएंगे लोग, ये करवाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए सबका एक ही मुद्दा था, मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकना है। मोदी देश का चुना हुआ व्यक्ति है हमारा, और मैं देश को भी बता दूं कि ज्यादातर नागरिक, पुलकित जी अभी 20 दिन में कश्मीर के अंदर चुनावी दौरे पे था, मैंने देखा है कि जिन बॉर्डर इलाकों में कभी कोई लोग बीजेपी मोदी कोई नाम नहीं लेता था, आज हर व्यक्ति मोदी जी का नाम लेता है, वो हमारे एक ऐसे नेता है। पर सवाल ये होता है कि मोदी विरोध क्यों है? पुलकित जी इसके अंदर जाना पड़ेगा। और ये जो लोग कहते हैं पाकिस्तान से बात करो, 370 हम वापस लाएंगे, ये लंबी डिबेट हो जाएगी। पर मोटी बात यह है देश समझ चुका है, और मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि एक जो टूल किट चलता रहता है ना, ये चुनाव के दौर में भी जरूर कोई ऐसा टूल किट था कि मोदी को रोकना है। बिल्कुल। मोदी मतलब स्थिर सरकार को रोकना है, मोदी मतलब कि देश जो प्रोग्रेस कर रहा है उसको रोकना है, मोदी मतलब सेना में जो आधुनिकीकरण हो रहा है उसको रोकना है, मोदी मतलब जो बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है उसको रोकना है, तो और मोदी मतलब जो गरीबों के लिए काम हो रहे देश में। तो ये जो एक फैक्टर उभर के आया है और दुनिया एक साथ मिलकर के कर रही, इसकी छानबीन होनी चाहिए। और जो लोग ये तोते की तरह कहते हैं पाकिस्तान से क्या बात होनी चाहिए? बहुत अच्छा किया मैं कहता हूं भारत सरकार ने, नो टॉक्स नो टेरर एंड टॉक्स कैन गो टुगेदर, बिल्कुल सही है। अब मैं ये कहता हूं नो टॉक्स नो टेरर एंड ठोकना भी साथ होना चाहिए। वो भी ये जो नैरेटिव चल रहा है, ये एक तरह ये कैमोफ्लेज के अंदर ये जो तंजीम होती है उनको वो कह लेती है हमने ये हमला किया है, और असली दोषी आईएसआई और पाकिस्तान बच जाते हैं। बच रही है। अब समय आ गया है जब भी हिंदुस्तान में कोई टेरर अटैक हो, हमें तंजीम से कोई नहीं देना है कि एलईटी है कि टीटीईटी है, जो भी इनके 10 नाम है, हमारा लेना देना है कि पाकिस्तान से आयोजित प्रायोजित है और आईएसआई के हेडक्वार्टर को हमने बर्बाद करना पड़ेगा। इस बार की सर्जिकल स्ट्राइक अगेंस्ट द पाकिस्तान आईएसआई एंड आर्मी है। बिल्कुल कर्नल साहब आपने सही कहा कि इसमें ठोकना भी पड़ेगा और साथ ही साथ कानून भी बनाना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है कि जल्द से जल्द फैसला आखिरकार कब लिया जाएगा, क्योंकि एक के बाद एक लगातार हमले हो रहे हैं। उनकी जी एक आखिरी बात में बिल्कुल मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि चुनाव खत्म हो गए हैं और सैनिकों के नाम पर बहुत अच्छी तरह चुनाव लड़ा गया था, पर जो सैनिकों की समस्या देखिए ये भी रिलेटेड है। किस प्रकार सैनिक का मनोबल अगर आप तोड़ने की कोशिश करेंगे तो दुश्मन आप पे हावी होता है। ये वही एग्जांपल है, चुनाव से पहले राजस्थान के अंदर जातिगत आरक्षण कर दिया गया था भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास की योजना का। लोगों ने बोला था हम इसको हटा देंगे, 3 से 4 महीना हो चुका है, अब वो भूल चुके हैं। कृपया करके जो वादा किया था उस वादे पे पूरे उतरे। सैनिकों का जातिगत जो आरक्षण है उसको केस को रद्द किया जाए, और रेक्सो के अंदर जो सैनिकों को अनुकंपा नौकरी के नाम पर उनका शोषण होता है, मिनिमम वेजेस जो भारत सरकार निर्धारित करती है सैनिकों के लिए वो हो। और लास्ट बात, मोदी जी मेरा एक आपसे आग्रह है कि सैनिक जब सेंटर का सब्जेक्ट है तो हमें प्रदेशों के सहारे क्यों छोड़ रहे हैं सैनिकों को? क्यों इस तरह की आप सेंटर में पॉलिसी बने और सेंटर इसको कंट्रोल करे, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल कर्नल साहब ये मानना आपका सही है, लेकिन अब इसमें देखने की बात यह है कि क्या मोदी सरकार फैसला लेगी और क्या
इन संगठनों के ऊपर हमले किए जाएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक जैसी घटना एक बार फिर से देखने को मिलेगी। तो हाल फिलहाल इस रिपोर्ट के अंदर इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।